कथाक्रम के इस सत्र में आज़ादी के 75 वर्ष के हिंदी साहित्य के बहाने हम कुछ चर्चाएं करेंगे। और आप सब जानते ही हैं कि हमारा ये नवंबर का माह समूचे देश में उत्सवों का माह है और लगभग हर बड़े शहर में कोई न कोई साहित्य का या साहित्य के नाम पर उत्सव चल रहा है। लेकिन उन सारे उत्सवों में की जो खबरें हैं उसके अनुसार इन 75 वर्षों का कैसा हमारा हिंदी समाज बना, हिंदी साहित्य की क्या परिणति हुई और साहित्य और समाज की अंतर प्रक्रिया क्या है, उसकी गंभीर चिंताएं लगभग निर्धारित है। यह सुखद है कि आज हम इस सत्र में आत्मावलोकन की मुद्रा में अपनी उपलब्धियों की भी कुछ चर्चा करेंगे और उनकी सीमाओं की। मित्रों, जब आज़ादी के 75 वर्ष की हम चर्चा करते हैं तो इन 75 वर्षों में साहित्य का जो स्वरूप बना है वो उस स्वरूप के साथ हमारा जो हिंदी समाज है वो हिंदी समाज कैसा बना है और किन परिणतियों तक हम लोग पहुंचे हैं। अभी राकेश बिहारी जी ने कथाक्रम के पत्रक का जिक्र किया, यानी कि जो प्रश्नावली जो, तो उस पत्रक में बहुत स्पष्ट बात है कि स्वाधीनता के मूल्य, स्वाधीनता आंदोलन के मूल्य कितने अक्षुण्ण रह सके हिंदी साहित्य और हिंदी समाज में, और जिन संकल्पों को लेकर के हम लोग आगे बढ़े थे और धर्मनिरपेक्ष भारतीय जनतंत्र, उस धर्मनिरपेक्ष भारतीय जनतंत्र के निर्माण में हमारा साहित्य की क्या भूमिका रही और क्या सीमाएं रही और आगे आने वाले समय में हमारे क्या दायित्व हैं, इन सारी चीजों पर विचार करें। आज का समय क्या है, इसकी एक वानगी के रूप में मैं एक ताजी खबर की चर्चा करूंगा जो पिछले 2-3 दिनों से हवाओं में है, सोशल मीडिया पर भी है और कई जगह और समाचार में है। वो खबर है कि आईएएस की कोचिंग देने वाले एक अध्यापक दिव्य कीर्ति ने 3 वर्ष पूर्व अपनी कोचिंग में हिंदी आईएएस के छात्रों को हिंदी की प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार करने के लिए एक जो प्रश्न पूछा जाता है आईएएस में, उसकी तैयारी कराते हुए कुछ बातें कही थी। और वो प्रश्न था कि क्या तुलसी के साथ आज की समीक्षा, आज की आलोचना न्याय कर पा रही है। इसके पीछे आशय ये था कि आज की समीक्षा की, आज की आलोचना की जो सारणियां, जो नई सारणियां हैं, चाहे वे प्रगतिशील आलोचना हो, चाहे वो दलित आलोचना हो, चाहे वो स्त्री दृष्टिकोण से जो आलोचना की जा रही है, ये आलोचना उसके साथ न्याय कर पा रही है या नहीं कर पा रही। दिव्य कीर्ति जी ने अपनी कक्षा में जो 3 वर्ष पहले जो कक्षा ली थी उन्होंने, उस कक्षा में उन्होंने प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल और विश्वनाथ त्रिपाठी के किताबों के हवाले से कुछ जिक्र किए थे। वाल्मीकि के रामायण और महाभारत और भवभूत की उत्तरराम चरित, इन सब के हवाले से कुछ बातें जो है उन्होंने अपनी कक्षा में बताई थी। आज का समय कैसा है कि उस 1.5 घंटे की कक्षा की 45 सेकंड की एक क्लिप बनाई गई और यह प्रचारित कर दिया गया कि सीता को लेकर के कुछ ऐसी टिप्पणी की है इस अध्यापक ने, इन प्राध्यापक महोदय ने, जिससे कि सीता की अवमानना होती है और हमारी भावनाएं आहत होती हैं। तो ये आहत भावनाओं का जो ये समय है, यानी कि एक कक्षा में एक अध्यापक द्वारा पढ़ाया जाना और उसको सफाई, यानी कि उनका कहना ये है दिव्य कीर्ति का कि मैं और मेरा परिवार डरा हुआ है,
और एक सोशल मीडिया पर वो किताबों का जत्था लेकर के, जिसमें विश्वनाथ त्रिपाठी की भी किताब है, पुरुषोत्तम अग्रवाल की भी किताब है, और वाल्मीकि रामायण भी है, और रामचरितमानस भी है। उन्होंने कहा कि मैंने उस कक्षा में अपनी तरफ से कुछ कहा ही नहीं, वो पृष्ठ दिखा रहे हैं, वो पैरा दिखा रहे हैं कि जो कुछ भी है ये विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब में है, पुरुषोत्तम अग्रवाल की किताब में, और इन किताबों में भी जो है वो इन ग्रंथों में है। अब यह समय आ गया है कि हिंदी समाज और जो साहित्य की स्थिति है कि कक्षा में पढ़ाने के लिए और उसे इतनी सफाई देनी पड़ रही है, और उन्होंने ही जैसा बताया कि उत्तर प्रदेश के किसी शहर में प्राथमिकी भी उनके खिलाफ दर्ज हो गई है। तो यह जो समय है, यानी जिस हिंदी साहित्य में कभी यशपाल ने शंभु जैसी कहानी लिखी, मनु की लगाम जैसी कहानी लिखी, राहुल सातत्यायन ने रामराज और मार्क्सवाद लिखा, और तुम्हारी 6 जाने क्या क्या चीजें लिखी गई। भूषण उपाध्याय ने खून के छींटे इतिहास के पन्नों पर लिखा, और अभी हाल में बहुत अच्छी पुस्तक नारायण सिंह जो हिंदी के कथाकार हैं, उन्होंने सीता बनाम राम नाम से अभी इसी वर्ष 2022 में वाल्मीकि रामायण पर आधारित, यानी कि वाल्मीकि रामायण में राम कथा को और सीता को किस तरह से प्रस्तुत किया गया है, इस पर एक बहुत अच्छी पुस्तक है। जाहिर है उस पुस्तक के बारे में लोगों को जानकारियां नहीं है। ये जो बहस जिसका मैंने जिक्र किया, ये सारे तथ्य और संदर्भ वहां पर है। तो क्या आज और आने वाले समय में निरापद ढंग से इस तरह का लेखन किया जा सकेगा? तो यह जो एक सवाल है, और जब हम यानी कि आज इस समय की जब हम चर्चा कर रहे हैं, इन बंदिशों की जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये बंदिशें और ये समय सहसा या आकस्मिक नहीं आया। यह ठीक है कि विगत कुछ वर्षों में, लगभग 1 दशक में, ये चीजें जो हैं बहुत उभर करके हमारे सामने आई हैं, एक नई चुनौती के रूप में प्रस्तुत हुई है। लेकिन इसकी आधारभूमि सवाल यह है कि हम हिंदी के लेखक और हिंदी समाज में जो सक्रिय हैं, उस पर हमारा कुछ दायित्व है या नहीं है। हमने जो है विगत समय में जो एक हमारा हिंदी प्रदेश का जो मानस बना है, वो उस मानस को बनाने में, उस मानस को संवारने में, या वो मानस जो विकृत हुआ है उसमें हमारी क्या भूमिका है। आज की बात करते हुए मुझे 100 वर्ष पहले का समय याद आ रहा है। 100 वर्ष पहले यानी कि प्रेमचंद का समय, वर्ष 1924 में प्रेमचंद ने एक लेख लिखा था, मनुष्यता का अकाल। उस मनुष्यता का अकाल लेख में उन्होंने उस समय का जो एक भारतीय समाज में जो हिंदुओं के बीच का नेतृत्व था, उसको सवालों के घेरे में खड़ा करते हुए उन्होंने कहा था कि आज हिंदुओं के बीच में ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है, ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो जहर बुझी बातें न फैलाएं, जो वैषम्य का वातावरण न पैदा करें, जो अपनी बातों के द्वारा जो है विषमता का वातावरण न पैदा करें, सौहार्द का वातावरण पैदा करें। यानी कि प्रेमचंद 100 वर्ष पूर्व ये बात कह रहे थे, और उस दौरान कुछ वर्षों के अंतराल पर प्रेमचंद ने लगभग 50 लेख ऐसे लिखे कि उन 50 लेखों में हिंदू मुस्लिम सौहार्द की बात उन्होंने की। आखिर ऐसा क्यों था कि प्रेमचंद को एक हिंदू मुस्लिम सौहार्द के बारे में लगभग 50 टिप्पणियां या लेख लिखने पड़े? उसी दौरान वो जो दौर था, इस्लाम का विश्व वृक्ष, विश्वलता, रंगीला रसूल, विचित्र जीवन, इस तरह की पुस्तकें जो है 24-25 के आसपास, सन 24 में ये 3 पुस्तकें छपी, और कुछ वर्षों के बाद जो है इस्लाम का विश्व वृक्ष छपी। प्रेमचंद इन चीजों को देख रहे हैं, और उन्होंने एक लेखक के रूप में ये दायित्व समझा कि इन पुस्तकों के द्वारा जो एक भारतीय समाज में
एक धर्म विशेष को जो निशाने पर लिया जा रहा है, वो हमारे स्वराज्य के लिए, आजादी के आंदोलन के लिए कितना बड़ा एक खतरा है। यानी कि आजादी के आंदोलन के लिए, स्वाधीनता के लिए कितनी बड़ी रुकावट है। इन्हीं शब्दों में उन्होंने ये बातें कही और इसके प्रतिकार के लिए एक तो लिखते ही थे, करबला नाम का उन्होंने नाटक लिखा, पैगंबर मोहम्मद पर एक संक्षिप्त जो है एक जीवनी के रूप में लेख लिखा। इस तरह की बातें जो है प्रेमचंद ने की। तो प्रेमचंद इसलिए कर रहे थे कि भारतीय समाज की जो संरचना थी, भारतीय समाज की जो एक परंपरा, यानी कि एक हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, यह सिर्फ आज की बात नहीं है। यानी कि भारतीय जो सामाजिक संरचना थी, उसके पीछे जो एक पृष्ठभूमि थी, जो उसका इतिहास था, उसके तहत ये भारत समाज में वातावरण बनाया जा रहा था। प्रेमचंद इस बात को जानते थे कि अगर इस वातावरण के विरुद्ध हमारे देश के लेखकों ने, बौद्धिकों ने हस्तक्षेप न किया, तो यह जो एक द्वेष है, दो संप्रदायों का के बीच का द्वेष है, और जो यह एक बहुसंख्यक धर्म है, जो बहुसंख्यक समाज है, यह अल्पसंख्यक को निशाने पर लेकर के किस तरह की एक नई स्थितियां पैदा करने वाला है। लेकिन उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में फर्क था। यानी कि प्रेमचंद जिस बहुसंख्यक समाज के खतरे से आगाह कर रहे थे, और हिंदू खतरे में है, यह आज का नारा नहीं है, वो उसी समय ये नारा दिया गया। प्रेमचंद ने हिंदू खतरे में है के नारे का प्रतिकार किया। उन्होंने कहा कि भारतीय इतिहास में, भारतीय समाज में सैकड़ों वर्ष तक मुस्लिम शासन में रहे हैं, और उनके शासन में रहते अगर हिंदुओं को, हिंदू समाज पर कोई खतरा नहीं पैदा हुआ, तो ये व्यर्थ का वितंडा पैदा करना है, एक इस तरह का वातावरण पैदा करना जो है नहीं। ये प्रेमचंद ने 100 वर्ष पूर्व जो है इस बात का प्रतिकार करने के लिए लिखा था। लेकिन आज वही बात लगभग वो उसी तरह से वो चीज आ रही है। तो एक पूरा का, यानी कि हमारी जो यात्रा जब जहां से प्रेमचंद ने शुरू की थी, और प्रेमचंद ने ये करते हुए अपने लेखन के माध्यम से और हस्तक्षेप किया, और खाली अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का मसला नहीं था, जो एक वर्णाश्रम और जाति की जो व्यवस्था थी, उसको निशाने पर लिया प्रेमचंद। उसको निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीयता की पहली शर्त है वर्ण व्यवस्था को जड़ मूल से समाप्त करना। ये कहते हुए वो एक शिनाख्त कर रहे थे। यानी कि हिंदू धर्म का जो श्रेष्ठता भाव था, वो खाली एक अल्पसंख्यक या इस्लाम या मुस्लिम उनके ही विरुद्ध नहीं था, जो एक व्यापक एक बहुसंख्यक समाज था, जिसमें दलित थे, जिसमें स्त्री थे, जिसमें आदिवासी थे, जिसमें और हाशिए का समाज था। ये सारा हाशिए का समाज उनके निशाने पर था। तो और जब प्रेमचंद इन बातों को कह रहे थे, तो जो प्रगतिशील आंदोलन, उस प्रगतिशील आंदोलन की नींव भी पड़ रही थी। वो साहित्य का प्रगतिशील आंदोलन जो है, आने वाले समय को दिशा भी दिखाने वाला था। लेकिन प्रेमचंद का ये रास्ता आसान नहीं था। प्रेमचंद को उसी समय हिंदू द्रोही कहा गया, ब्राह्मण द्रोही कहा गया, घृणा का प्रचारक कहा गया। यानी कि प्रेमचंद निशाने पर कौन सी शक्तियां थी जो प्रेमचंद को हिंदू द्रोही कह रही थी, ब्राह्मण द्रोही कह रही थी, घृणा का प्रचारक कह रही थी? तो वो जो शक्तियां थी जो प्रेमचंद को निशाने पर ले रही थी, और प्रेमचंद के माध्यम से, जो प्रेमचंद व्यक्ति नहीं, प्रेमचंद को विचार के रूप में निशाने पर ले रही थी, आज वो शक्तियां सत्ता के शीर्ष पर हैं। अंतर ये है तब की स्थिति का और आज की स्थिति का। यही कारण है कि आज जो एक आक्रामक होकर के, जो आहत भावनाओं एक आंदोलन के रूप में हमारे सामने मौजूद है, वो खाली हिंदी समाज या हिंदी प्रदेश में ही नहीं है। आप मलयाली साहित्य को देख लें, कन्नड़ को देखें, तमिल को देखें। यानी मलयाली का एक लेखक एस हरीश, उसने उपन्यास लिखा मुस्टैचो, अंग्रेजी में उसका नाम मुस्टैचो,
मलयाली के एक अखबार में वो श्रृंखलाबद्ध सीरियलाइज हो रहा था, छप रहा था। वहां पर हिंदुत्ववादी ताकतों ने जिस तरह का प्रदर्शन किया, उस उपन्यास का जो है प्रकाशन स्थगित करना पड़ा। उस अखबार ने, उस पत्रिका ने उसका प्रकाशन स्थगित कर दिया। वो दलित लेखक था तमिलनाडु के अंदर, पेरुमल मुरुगन का जो उपन्यास था उसके विरुद्ध प्रदर्शन किया गया, पूरा शहर बंद कराया गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है जाकर के फरियाद की गई। सुप्रीम कोर्ट ने जो है उस पुस्तक के पक्ष में और उस उपन्यासकार के पक्ष में निर्णय दिया। कांचाइलैया तेलुगु के विचारक, उनकी किताब पोस्ट हिंदू इंडिया पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई। तो एक समूचे भारत में, समूचे समाज में इस तरह का एक वातावरण जो है पैदा किया। लेकिन प्रेमचंद ने जो वर्ण और वर्ग से मुक्त होकर के जो परंपरा आगे जो नींव डाली थी, उसका विस्तार यशपाल के लेखन में हुआ, नागार्जुन के लेखन में हुआ, रेणु के लेखन में हुआ था। और प्रेमचंद जो कहते थे कि आजादी जो है खाली जो है ब्रिटिश उपनिवेश से ही आजादी नहीं लेनी है, बल्कि जो सामाजिक उपनिवेश है उससे भी आजादी लेनी है। तो प्रेमचंद की यह बात रेणु ने भी आगे बढ़ाई। तो एक जो हिंदी साहित्य की धारा, जो हिंदी साहित्य की एक परंपरा निर्मित हुई, जो आजादी के पूर्व के वर्षों में निर्मित हुई और आजादी के बाद के कुछ वर्षों तक जो आगे बढ़ी, सहसा उसमें व्यतिक्रम कैसे आया, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ये व्यतिक्रम यानी कि प्रेमचंद की परंपरा एक पिछड़ी परंपरा है, एक ग्रामीण परंपरा है। और प्रेमचंद के जाने के बाद उसके बाद ही कहा जाने लगा, हीराचंद जोशी ने पूरा एक लिखा कि प्रेमचंद से 100 बरस आगे, यानी कि जो एक ग्राम केंद्रित लेखन है या जो भारत का हाशिए के समाज का लेखन है, वो पिछड़ा लेखन है, वो आधुनिकतावादी लेखन नहीं है, वो आधुनिक लेखन नहीं है। इस तरह की सोच आई और इस तरह की सोच आधुनिकतावाद की सोच के तहत, और इस सोच का जो है गठबंधन था, वो गठबंधन जो भारतीय समाज की जो सामाजिक संरचना थी, उस भारतीय सामाजिक संरचना को प्रश्नांकित न करने का गठबंधन था। निर्मल वर्मा ने आगे बढ़कर के वर्णाश्रम व्यवस्था के पक्ष में लेख लिखा, तो वह जो परंपरा थी वह परंपरा छीन हुई और जो मुख्य अंतर्विरोध थे, जो एक भारतीय समाज के मुख्य अंतर्विरोध थे, उन मुख्य अंतर्विरोधों की अनदेखी हुई। तो यानी कि हिंदी साहित्य की यह जो यात्रा है, इस यात्रा में यह भी एक ध्यान देने की बात है कि सांप्रदायिकता के विरुद्ध, यानी कि हिंदी साहित्य जो है, वो उपन्यास हो, कहानी हो, कविताएं हो, सांप्रदायिकता के विरुद्ध जो है एक बहुत धारदार लेख हिंदी के साहित्यकारों ने किया। लेकिन जब यह अभी हमने जो मुख्य अंतर्विरोध की बात की, यह जो मुख्य अंतर्विरोध था, जो वर्णाश्रमी विरोध था, जो जाति की स्थिति थी, इसको पृष्ठभूमि में रखा गया, इसको संबोधित नहीं किया गया। आज के संदर्भ में जब हम बात करते हैं, तो आज जिसको हम कहते हैं कि एक हिंदुत्व की वापसी, हिंदू राष्ट्र की वापसी, यह जो सारा जो चिंतन है, यानी स्वाधीनता के पहले जो एक प्राय लुप्त प्राय धारा थी हिंदुत्व की, जो हाशिए की धारा थी, जो मुख्य धारा के साथ जो है मुठभेड़ नहीं कर सकती थी, आज वो सत्ता के केंद्र में है। तो सत्ता के केंद्र में होने के कारण जो सारी संस्थाएं, चाहे साहित्य की संस्थाएं हो, संस्कृत की संस्थाएं हो, राजनीति की संस्थाएं हो, या यहाँ तक कि न्यायपालिका, इन सारी संस्थाओं में एक जिसे कहा जाए वर्चस्व जो है उस हिंदू मन का है। तो यह जो हिंदू मन है, यह जो हिंदू मानस है, इस हिंदू मानस को जो है बनाने में, या इस हिंदू मानस को इस स्थिति तक लाने में क्या हमारी कोई भूमिका है? तो जब मैं ये सवाल करता हूं, तो एक सीधी सी बात यह है कि जो मुख्य प्रश्न थे, यानी कि समाज का जो मुख्य अंतर्विरोध था, उसको संबोधित करने से हम बचे। सांप्रदायिकता का इलाका जो है बहुत जोखिम भरा इलाका नहीं था, लेकिन जाति और वर्ण केंद्रित लेखन का इलाका एक जोखिम भरा इलाका। तो इस जोखिम के इलाके में कुछ लेखन हुआ, लेकिन हस्तक्षेपकारी लेखन नहीं हुआ।
और हमारा जो एकेडमिया है, मैं ये बातें पहले भी करता रहा हूँ, हमारा जो एकेडमिया है वो एक जिसे कहा जाए कि तुलसी को लेकर के या उस तरह के चिंतन को लेकर के, उसको लेकर के उसका एक जो है पक्षपात पूर्ण रवैया रहा है, यानी कि उसको उसके मनोनुकूल रहा है। वो इस बात को छेड़ना ही नहीं चाहता था, इसकी चर्चा ही नहीं करना चाहता था। तो कबीर और तुलसी में कभी अगर चयन की बात आई तो वो आधिपत्य तुलसी का रहता था और कबीर कहीं हाशिए पर छूट जाते थे। और यही कारण है, यानी कि एक तरफ यह जब प्रेमचंद की धारा थी, और उसी जमाने में एक बहुजन समाज के बहुत से जिसे कहा जाए कि जमीनी जो बुद्धिजीवी थे, जो जमीनी कार्यकर्ता थे, स्वामी अच्युतानंद, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, संतराम बीए और बाद में पेरिया ललई सिंह, इन सारे लेखन, इनका कोई नामलेवा नहीं था, इनका कोई नाम जानता नहीं था। यानी संतराम बीए सरस्वती में जिनके लेख छपते थे, सुधा में जिनके लेख छपते थे, स्वामी अच्युतानंद जी जाने कितनी उन्होंने रचनाएं लिखी, गौर भारती जो मौजूद हैं, उन्होंने उनका पूरा एंथोलॉजी संपादित की है। ये सारे लोग आदर्श किए गए, यानी कि जिन्होंने वर्ण का सवाल, जाति का सवाल, वैज्ञानिक चेतना का सवाल ये उठाया, इनका कोई नाम लेवा नहीं था। मैं अभी एक प्रसंग में संतराम बीए की कुछ चीजें तलाश रहा था, तो उसमें यानी कि संतराम बीए का सरस्वती और सुधा, इन सब चीजों में उनके लेख छपते थे। उनकी डिबेट निराला के साथ हुई, उनकी डिबेट गांधी के साथ हुई, उनकी डिबेट अंबेडकर के साथ हुई। एक ऐसा बौद्धिक जो जिसका कि एक राष्ट्रीय स्तर पर उस दौर में हस्तक्षेपकारी भूमिका थी, हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर जो साहित्य अकेडमी ने छापा है, उसमें उसका नाम उल्लेख ही नहीं है संतराम बीए का। उसमें जितने मैंने भी नाम लिए, इनमें किसी का उल्लेख नहीं है। तो होना क्या था? होना यह था कि आजादी के समय, यानी जिन स्वाधीनता के मूल्यों की हम बात की, वो स्वाधीनता के मूल्य अक्षुण्ण कैसे रहते? संविधान धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र के लिए बना, लेकिन उस धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र को एक पारंपरिक समाज, एक सामुदायिक समाज जिसमें वर्णाश्रमी जाति व्यवस्था है, उसको एक आधुनिक समाज बनाने के लिए जो आगे आने वाली दिशा होनी चाहिए, जिसके लिए एक बहुजन समाज के बहुत से बौद्धिक जिसके लिए कार्यरत थे, यानी कि जो एक वर्चस्वशाली समाज था उसके हित में नहीं था, उसने इन सब चीजों की चर्चा नहीं की। लेकिन जो लोग इन चीजों की चर्चा करते थे वो नगण्य हुए, उनका कहीं उल्लेख नहीं हुआ। और दुर्भाग्य की बात ये कि जो समाज में जो परिवर्तनकामी लोग थे, परिवर्तनकामी चिंतन के भी लोग थे, उन्होंने भी उस प्रेमचंद की धारा को आगे अवरुद्ध होने दिया। और इसमें मैं नाम लेकर के कहूंगा कि जो एक डॉक्टर रामविलास शर्मा ने यह जो पूरी वर्ण और वर्ग से मुक्त होकर के जो साहित्य की जो धारा थी उसको अवरुद्ध किया, ये कह करके कि ब्राह्मणवाद नाम की कोई चीज नहीं है, सामाजिक असमानता नाम की कोई चीज नहीं है, जो कुछ भी है वर्ग है। और उसके साथ साथ यहीं तक से वर्ग तक ही नहीं सीमित रहे, इसके आगे जाकर के उन्होंने कहा कि तुलसी के रास्ते समाजवाद की स्थापना होगी। इसके पहले आचार्य रामचंद्र सुखबोध, इन सब चीजों का जिक्र इसलिए कह रहा हूं कि एक जो ये सहसा राजनीतिक कारणों से उत्पन्न हुई स्थितियां नहीं है, इसके पीछे सांस्कृतिक कारण, इसके पीछे एक साहित्यिक कारण भी है। तो आज हम साहित्यिक मंच पर हम ये बात कर रहे हैं, तो इसकी एक जो है साफ तरीके से एक इसकी बात की जानी चाहिए। बाद के दौर में जब हंस का प्रकाशन फिर से राजेंद्र यादव ने शुरू हुआ, तो दलित प्रश्न, स्त्री प्रश्न, आदिवासी प्रश्न, किसान प्रश्न, ये विमर्शकारी ही थे, ये विमर्श में आए। लेकिन इन विमर्शों का भी देखिए कितना विरोध हुआ। और ये विमर्श जो है, अभी जो मैंने शुरू में दिव्य कीर्ति की मैंने चर्चा की, तो उसके पीछे यही है कि तुलसी की वो व्याख्या करने से दलित विमर्श की चर्चा होती है, स्त्री विमर्श की चर्चा होती है, इसलिए उसको जो है दृश्य परे किया जाए, दृश्य ओझल किया जाए। राजेंद्र यादव के दृश्य से जाने के बाद जो उनका चिंतन था, जो उनकी वैचारिकी थी, चाहे दलित के संदर्भ में हो, चाहे स्त्री के संदर्भ में हो, चाहे किसान या आदिवासी, यानी जो धार थी, जो वैचारिक धार थी, वो वैचारिक धार अवरुद्ध हुई है। और अब वो
डिबेट की चर्चा के बिंदु, चर्चा के मुद्दे नहीं रहे। तो आज जब हम आत्मावलोकन कर रहे हैं तो हमें ये विचार करना होगा कि हम जो है इन मुद्दों पर किस तरह से हम आगे आने वाले समय में हस्तक्षेप करें। इस बीच मुझे मैं उसका विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा कि अभी पिछले महीने जनवादी लेखक संघ का राष्ट्रीय सम्मेलन जयपुर में, और मैंने उसका जब देखा उसके बैनर का, तो उसमें है कि मनुवाद और फांसीवाद के खिलाफ लेखक और कलाकार। पहली बार यानी 1936 से इसी लखनऊ शहर में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी, और अब वर्ष 2022 में पहली बार किसी लेखक संगठन ने अपने प्रमुख बैनर में, और उसके बाद जो उसका घोषणा पत्र जारी हुआ, उस घोषणा पत्र में मनुवाद पर, वर्णाश्रम व्यवस्था पर, जाति व्यवस्था पर, ब्राह्मणवाद पर बहुत धारदार तरीके से उसका विश्लेषण भी किया गया, उसकी व्याख्या भी की गई, और आगे आने वाले कार्यक्रमों में उसे शामिल भी किया गया। तो आज जरूरत इस बात की है कि जो खतरे हैं, साहित्य की जो अनुपस्थितियां रही हैं, हमारे लेखक संगठनों की जो अनुपस्थितियां रही हैं, उन अनुपस्थितियों को उपस्थित किया जाए और चीजों को सही नामों से जाना जाए। तो आज यानी जिस मनुवाद की चर्चा नहीं थी, आज फांसीवाद के पहले भी अगर एक लेखक संगठन मनुवाद की चर्चा कर रहा है, तो जाहिर है कि जो भारत का जो फांसीवाद है, उस फांसीवाद के बारे में हम बात नहीं कर सकते अगर हम मनुवाद की बात नहीं करेंगे। मनुवाद की बात करना तो एक पूरा यानी कि पूरे भारतीय समाज का, जिसे हम कह रहे हैं कि जो है हाशिए का समाज, मेहनत का समाज, इस समाज के हिंदी साहित्य में क्या स्थिति है। तो आज कहानी, उपन्यास, इन सबके माध्यम से बातें आगे होंगी, लेकिन विचार के स्तर पर मैं कहता हूं कि हमें जो आगे आने वाला समय, जो हमें हस्तक्षेपकारी भूमिका का निर्वहन करना है, उस हस्तक्षेपकारी भूमिका सही विचार के साथ करना होगा। और सही विचार तब हो जब हम भारतीय समाज के मुख्य अंतर्विरोध की पहचान करें। और जिस घोषणा पत्र की मैं चर्चा कर रहा हूं, उस घोषणा पत्र में यह इंगित किया गया है, यह भारतीय समाज का मुख्य अंतर्विरोध है। तो मैं समझता हूं कि एक लेखक समाज, सांस्कृतिक समाज के लिए एक बहुत बड़ा स्वागत योग्य शिफ्ट है। और मैं समझता हूं कि वह घोषणा पत्र या उसकी कही हुई बातें या और भी जो उसके प्रस्ताव जो चीजों हैं, वो एक हमारे नए कार्यभार का निर्धारण कर रहा है। तो हम हिंदी के बौद्धिक होने के कारण, हिंदी के लेखक होने के कारण, हिंदी समाज में जो खतरे इस समय मौजूद है, उसके माध्यम से समूचे भारतीय समाज में खतरे, उसका मुकाबला करने के लिए मैं समझता हूं कि आज का ये जो पूरा दौर है, उसकी चुनौतियों की पहचान की जाए। उस चुनौतियों की पहचान पारंपरिक रूप से जिस तरह से हम सांप्रदायिकता का मुकाबला करते रहे हैं, जिस तरह से फांसीवाद को परिभाषित करते रहे हैं, उससे आगे जाकर के भारतीय सामाजिक संरचना को दृष्टिगत रखते हुए अपने कार्यभार निर्धारित करें। मैं समझता हूं कि तभी हम अपनी सही भूमिका का निर्माण कर पाएंगे। और जो प्रेमचंद की परंपरा पीछे छूट गई थी, उस प्रेमचंद की परंपरा, जिसे कहीं पर पुराना कहा गया, कहीं ग्रामीण कहा गया, कहीं किसी नाम से पुकारा गया, उसके जो तत्व हैं, उन तत्वों को ग्रहण करते हुए, उसको पुनर्जीवित करते हुए, और आज के संदर्भ में उसे जो है सही नाम से पुकारते हुए अगर हस्तक्षेप करेंगे, तो ही हम अपनी भूमिका का निर्माण कर पाएंगे। धन्यवाद।